नमस्कार दोस्तों मैं रजनीश पचौरी आपका एसजीएस सरोवर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी एकदम चुस्त होंगे, मस्त होंगे, बराबर प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे होंगे। ये आशा आपसे की जाती है। देखिए ये प्रैक्टिस सेट, अगला प्रैक्टिस सेट आपको सेट नंबर जो दिया जा रहा है, ये प्रश्न पिछली परीक्षा में जो आए हुए हैं उनमें से कुछ प्रश्नों को इतिहास और भारतीय संविधान के प्रश्न निकाल कर आपको दिए जा रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि आप जो प्रश्न लगा रहे होंगे वो आपके सभी सही जा रहे होंगे और सही यदि नहीं भी जा रहे होंगे तो आप बराबर प्रैक्टिस करेंगे, कमी कहाँ है उसे देखेंगे। चलिए तो दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर और इसका जवाब आपसे देखते हैं क्या जवाब आपका आता है। इसमें प्रश्न है, कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं? कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं? तो देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना है और आपको 5 सेकंड का समय आपका प्रारंभ हो चुका है और समय भी पूरा होने जा रहा है। चलिए तो देखते हैं। ऑप्शन ए आप पर यहाँ पर एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी रमाबाई और ऑप्शन डी भीकाजी रुस्तम कामा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का सही जवाब भीकाजी रुस्तम कामा। इनको भारतीय क्रांति की माँ इसलिए कहा जाता है, इन्होंने 22 अगस्त 1907 में, कब 22 अगस्त 1907 में जर्मनी के एक स्थान है, जर्मनी के स्टुटगार्ड में, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद का सम्मेलन चल रहा था। वहाँ पर इन्होंने सभी वहाँ जो जनता इकट्ठी हुई थी उनसे सबसे निवेदन किया था झंडे के लिए, झंडा फहराने के लिए, और इन्होंने वहाँ पर इस झंडे को फहराया था। कब फहराया था? 22 अगस्त 1907 को वहाँ पर ये झंडा फहराया था। इनका जन्म जो हुआ था, जन्म 24 सितंबर 1961 में इनका जन्म हुआ था बम्बई में। कहाँ पर? बम्बई में इनका जन्म हुआ था। 1961 नहीं, 1861 बताया था मैंने। 24 सितंबर 1861 में इनका जन्म हुआ था और ये वहाँ जर्मनी में इन्होंने ये झंडा 22 अगस्त 1907 को फहराया था। तो इसलिए इन्हें भारतीय क्रांति की माँ का दर्जा दिया गया। इन्होंने स्वतंत्रता के लिए काफ़ी संघर्ष इन्होंने भी किया था, इसलिए इन्हें भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ड में झंडा कब फहराया था? तो ये मैंने आपको बताया 22 अगस्त 1907 को। बाकी जो यहाँ पर नाम दिए हुए हैं आपने पढ़े हुए हैं, जैसे ऑप्शन बी में दिया सरोजिनी नायडू। देखिए ये सरोजिनी नायडू जो हैं, ये ऑप्शन बी में, ये प्रथम यानी उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल यही थी, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी और 1948 में हृदय स्ट्रोक के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये 1925 में, कब? 1925 में कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। किसने? सरोजिनी नायडू ने। और यहाँ पर बात करेंगे एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट भी कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं 1917 में। ये 1917 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसमें एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष थीं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे स्क्रीन पर। प्रश्न है आपके लिए, कामागाटा मारू क्या है? यह क्या था? तो ऑप्शन ए औद्योगिक केंद्र, ऑप्शन बी एक बंदरगाह, ऑप्शन सी एक जहाज और ऑप्शन डी सेना की एक टुकड़ी। तो देखिए कामागाटा मारू जो था एक जापानी जहाज था। कौन सा जहाज? जापानी जहाज था। ये कौन सा जहाज था? जापानी जहाज था। जापानी जहाज था। और ये हांगकांग से इसे कहाँ जाना था? कनाडा जाना था। कहाँ जाना था? कनाडा। और ये गुरुदत्त सिंह जो थे उन्होंने किराए पर लिया था और किराए पर लेने के बाद ये पंजाब के 376 व्यक्ति, अपना जो पंजाब प्रांत है, पंजाब के कितने? 376 लोगों को लेकर ये हांगकांग से कनाडा के लिए रवाना हुआ। 4 अप्रैल 1914 को ये वहाँ पहुँचा। कब पहुँचा था? डेट ध्यान रखें, 4 अप्रैल 1914 को ये कनाडा पहुँचा। लेकिन कुछ कानून के
वहाँ की जो कानून के नियम जो थे, कानून नियम, उसकी वजह से जापान में उतरने की अनुमति, रुकने की अनुमति नहीं दी। तो वहाँ से ये वापस जब आया, विवाद हुआ इस पर, वापस आया, और वापस आने पर ये आप देखेंगे 27 सितंबर 1914 को, यहाँ लिखने की जगह नहीं है इसलिए मैंने वो नहीं बोला है। चलिए मैं देखता हूँ आगे जगह है, कहाँ जगह है, तो देखेंगे 27 सितंबर, कब, 27 सितंबर 1914 को, कब, 1914 को लौट कर ये कहाँ आया था, कलकत्ता पहुँचा था। और कलकत्ता पहुंचने पर अंग्रेजों ने इसमें जो व्यक्ति सवार थे उन पर गोलियां चला दी थीं। उसमें लगभग 19 लोग मर गए थे, ऐसा बताया जाता है, 19 लोग उसमें मर गए थे। तो ये प्रकरण जो है कामागाटा मारू के नाम से जाना जाता है। ये एक जहाज था, जापानी जहाज था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे स्क्रीन पर। किसने कहा था, दरो दीवार पर हसरत की नज़र करते हैं, दरो दीवार पर हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ये प्रश्न आया हुआ है और बड़ा अच्छा प्रश्न है, एसएससी में ये पूछा गया है। दरो दीवार पर हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। देखिए ये ऑप्शन आपके सामने है, अशफाक उल्लाह खां, बहादुर शाह जफर ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने और बाजिद अली शाह ने। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन क्या होगा, बाजिद अली शाह ने ये कथन यानी ये पंक्ति कही थी उन्होंने। और ये इसलिए कही थी, ये जेल में बंदी थे, ये जेल में बंदी बनाए गए थे और फांसी दिए जाने पर उन्होंने ऐसा कहा था। ये अंग्रेजों ने इनको जेल में बंदी बना दिया था गिरफ्तार करके, और उसके बाद जब इन्हें फांसी देने का नंबर आया, जब इन्हें फांसी दी गई, तो उन्होंने उक्त पंक्तियां जो हैं ये उन्होंने कही थी। और यहाँ पर आप देखेंगे बहादुर शाह जफर जो हैं ये भी एक अच्छे शायर हैं, अच्छे शायर रहे हैं बहादुर शाह जफर। इन्होंने भी कुछ शायरी अपने उसमें की है अपने जीवन में। इनकी शायरी है एक, मुझे याद आती है, और ये शायरी आप देखेंगे, बिस्तर की सलवटों से एहसास हो रहा है। कौन कह रहे हैं, ये बहादुर शाह जफर कह रहे हैं। बिस्तर की सलवटों से एहसास हो रहा है, निकला है दम किसी का करवट बदल बदल के। ये भी पूछा गया है प्रश्न कि ये पंक्तियां किसकी हैं, ये शायरी किसकी है या पंक्तियां किसकी हैं। एक बार फिर बोल देता हूँ, ये पंक्तियां हैं बहादुर शाह जफर की। कौन सी वाली जो मैं बोल रहा हूँ, बिस्तर की सलवटों से एहसास हो रहा है, निकला है दम किसी का करवट बदल बदल के। ये बहादुर शाह जफर ने पंक्तियां कही हैं। लेकिन ये जो ऊपर लिखा हुआ है, दरो दीवार पर हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, बाजिद अली शाह को जब फांसी दी गई थी तब उन्होंने ये पंक्तियां कही थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे स्क्रीन पर आपके लिए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की, सॉरी स्थापना कब हुई, कब हुई थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये स्थापना जो हुई थी, आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ए 1919 में, ऑप्शन बी 1927 में, ऑप्शन सी 1916 में, ऑप्शन डी 1928 में। तो देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी वो आप देखेंगे ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। और किसने की थी, ये चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। ये भी पूछ लेता है, चंद्रशेखर आज़ाद, ये इन्होंने इसकी स्थापना की थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इसकी स्थापना ये पूछ लेता कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी दिल्ली में। ये भी मुझे याद आ गया, कहाँ, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला जो है, फिरोज शाह कोटला मैदान जो है क्रिकेट का, उसमें इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद ने 1928 में इसकी स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे स्क्रीन पर। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। देखिए तो मैं आपको बता चुका हूँ, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या, भारतीय संविधान जब लागू हुआ था उस समय तो 8 अनुसूची थी, लेकिन 4 अनुसूचियों को बाद में, और पिछले प्रैक्टिस सेट में आपको बता दिया किस किस प्रकार से जोड़ा गया। 8, 9वीं 10वीं 11वीं, 9वीं वैसे आपकी भूमि अधिग्रहण से है, 10वीं दल बदल से है, और 11वीं आपकी ग्राम पंचायत और 12वीं नगर पंचायत से संबंधित अनुसूचियाँ हैं। और तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो मूल अनुसूची पूछ रहा है कितनी है, तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन ए होगा, 12 है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे स्क्रीन पर।
भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचन करती है? चौथी अनुसूची मैंने अभी आपको बताया, 9वीं अनुसूची भूमि अधिग्रहण से संबंधित है, 10वीं में दल बदल की व्यवस्था की गई है, यदि कोई व्यक्ति या कुछ पार्टी के सदस्य दल बदल के जाते हैं तो उनके लिए उसमें कानून बनाया गया है, और 11वीं ग्राम पंचायत से है, और 12वीं आपकी जिला पंचायत या नगर पंचायत से है। तो यहाँ पर पूछा गया है चौथी अनुसूची विवेचन करती है, तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा ए, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के लिए, यानी राज्यसभा की जो सीटें हैं उनका आवंटन राज्यों में अलग अलग जनसंख्या के आधार पर जो किया गया है उसके लिए ये चौथी अनुसूची है। राजनीतिक दल बदल के लिए मैंने आपको बता दिया 10वीं है, और पंचायत व्यवस्था के लिए 11वीं 12वीं, अब इसमें पंचायत नहीं बताया गया कौन सी है तो वो है, और भाषा के लिए 8वीं अनुसूची है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे स्क्रीन पर। कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। समवर्ती सूची पर, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, कितने 52 विषय हैं, और इस पर दोनों केंद्र और राज्य कानून बनाते हैं, और जिसका कानून सर्वोपरि होता है उसका लागू होता है। केंद्र का कानून सर्वोपरि है तो केंद्र का लागू होगा, फिर राज्य का नहीं होगा। अब यहाँ पर रक्षा की बात आ रही है, ये रक्षा संघ सूची में है, संघ सूची का विषय है रक्षा। और यहाँ पर कृषि और पुलिस की जो बात है ये राज्य सूची का विषय है। किसका? राज्य सूची का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे स्क्रीन पर। यहाँ जो जवाब है इस प्रश्न का वो आपका बी होगा, बी, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। चलिए अगला प्रश्न। ईरान की मुद्रा है, तो ईरान की मुद्रा आप बताएंगे। मैं पिछले प्रैक्टिस सेटों में आपको करा चुका हूँ, और नहीं कराया है तो आप फिर देखेंगे। प्रश्न ये बार बार आते हैं, ईरान की मुद्रा यहाँ पर पूछी गई है, तो आप ईरान की मुद्रा बताएंगे। क्या है ईरान की मुद्रा? ऑप्शन ए रियाल, ऑप्शन बी टका, ऑप्शन सी रुपया, और ऑप्शन डी येन। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा रियाल, ईरान की मुद्रा है। टका बांग्लादेश की मुद्रा है। रुपया आप जानते हैं भारत की या पाकिस्तान की भी है, और येन आपकी जापान की है। येन, जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन। चलिए तो अगला यहाँ पर सही जवाब आपका रियाल होगा, ईरान की मुद्रा है। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखेंगे। लेबनान की राजधानी है, लेबनान की राजधानी कहाँ पर है ये आप देखेंगे। ऑप्शन ए बैरूत, ऑप्शन बी अंकारा, ऑप्शन सी विक्टोरिया, और ऑप्शन डी नेपिडो। तो आप जवाब देंगे मुझे, इसकी राजधानी लेबनान की कहाँ पर है? लेबनान की राजधानी आपकी है, ऑप्शन ए आपका सही होगा यहाँ पर बैरूत, और बैरूत आपकी राजधानी इसकी है, लेबनान की राजधानी बैरूत है। और विक्टोरिया राजधानी जो है वो हांगकांग की है, हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया है। और तुर्की जो देश है, तुर्की टर्की जिसे बोलते हैं, उसकी राजधानी अंकारा है। और नेपिडो आपकी राजधानी जो है ये आपकी किसकी है? नेपिडो, नेपिडो आपकी राजधानी है म्यांमार की, बर्मा की, जो भारत से अलग हुआ था 1935 के अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे स्क्रीन पर। सारस कहाँ का राजकीय पक्षी है? सारस कहाँ का राजकीय पक्षी है? तो यहाँ पर आप ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश का, ऑप्शन सी बिहार का, और ऑप्शन डी उत्तराखंड का। तो यहाँ पर सही जवाब होगा सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। और अब यहाँ पर आप बात करें बिहार के लिए, तो बिहार का राजकीय पक्षी है गौरैया। कौन? गौरैया। और आप देखेंगे एमपी की बात आती है, एमपी का राजकीय पक्षी दूधराज है, जिसे सुल्ताना बुलबुल भी कहते हैं। यहाँ की सुल्ताना बुलबुल या दूधराज, सुल्ताना बुलबुल या दूधराज एमपी का है। और बाकी बचा है आपका उत्तराखंड। इस उत्तराखंड का जो राजकीय पक्षी है मोनाल है, हिमालयी मोनाल जिसे बोलते हैं, वो उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। तो ये प्रश्न आपने 10 बारी बारी से किए, और आपने देखा कितने आपके प्रश्न सही हैं, ये आप जवाब देंगे कमेंट के माध्यम से, और प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। अधिक से अधिक आपके प्रश्न सही जाने चाहिए। अब कुछ समय बाद आप अगले महीने से देखेंगे, कुछ समय बाद आपका प्रैक्टिस सेट जो है, जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपके 15 से 20 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, और फिर आपको करंट के क्वेश्चन भी इसमें शामिल कर दिए जाएंगे। जो करंट अफेयर के क्वेश्चन इस समय वो आए हुए क्वेश्चन नहीं, अब इस समय करंट के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले प्रैक्टिस सेट के साथ फिर हम मुलाकात करेंगे अगले दिन। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।